बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 8 फरवरी का खौफ हुकूमत के सर पर चढ़ के बोल रहा है और ये अब नजर आ रहा है। देखिए, गुज़िश्ता साल इन्होंने जो कुछ भी किया, पहले तो इन्होंने इश्तिहारात लगा दिया था। ये देखें आप, ये जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को इन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया था, क्योंकि इनके पास बेचने के लिए एक ही ब्रांड था और इन्हें लगता था कि ये नवाज शरीफ को बेचेंगे और इन्हें पाकिस्तान में वोट मिल जाएंगे। जब नवाज शरीफ को ये महात्मा बनाकर पाकिस्तान लेकर गए थे बरतानिया से, तो ऐसा शो किया था कि हेलीकॉप्टर को सैल्यूट हो रहे हैं, नीचे खड़ी कुछ औरतें रो रही हैं। इन्होंने कुछ मनाजर बनाए थे, मियाँ साहब ने आगे कबूतर उड़ा दिए, एयरपोर्ट के ऊपर भी उनका जो है बायोमेट्रिक करवा लिया गया। ये वही बायोमेट्रिक है जिसके चक्कर में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया। 9 मई पे इमरान खान साहब जब हाई कोर्ट में मौजूद थे, तो वहां जिस तरीके से उनके गिरबान में हाथ डाला गया, जैसे तोड़ फोड़ की गई और गैर कानूनी तौर पर उनको अगवा किया गया, वही बायोमेट्रिक जब नवाज शरीफ का करना था तो एयरपोर्ट के ऊपर मशीन ले जाई गई और सामान ले जाया गया, अमला वहां पे पहुंचा। बहरहाल नवाज शरीफ के लिए सब कुछ करके देख लिया। अखबारों में इश्तिहारात भी पहले ही छप गए पूरे पूरे सफ़े के, और उन पर लिखा गया कि जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ यानी बन चुके हैं पहले ही। और ये आज ही का दिन था जब छपे थे 2 दिन पहले। तो आप ये देखें कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब की कैसी दुर्गत बनी। बल्कि ये गुलूकार है मलकू, इसकी बात आप सुने, आपको समझ आएगी कि मियाँ साहब आज कहाँ खड़े हैं। ये सुने जरा मलकू क्या कह रहा है। मलकू कहता है, मैंने नवाज शरीफ के लिए 3-4 गाने गाए हैं, अब वो चले ही नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर है। बात यह है कि मलकू के ऊपर पंगा ये पड़ गया कि उसने कैदी नंबर 804 के लिए गाना गा दिया। गाना भी नहीं गाया, उसका एक गाना था, उसका एक शेर जो है वो उसने कैदी नंबर 804 के बारे में गा दिया। वो गाना उसका इतना मकबूल हुआ कि पाकिस्तान का नंबर 1 गाना बन गया, पूरी दुनिया के अंदर वो चलना शुरू हो गया। मलकू जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गया। अब जहां मलकू जाता था लोग कहते थे ये गाना गाओ। फिर मलकू जो है उससे एक जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गा के थी। ये दुनिया की तारीख की पहली एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो गाकर की गई, और उसमें मलकू ने फिर एस्टेब्लिशमेंट के हक के अंदर, फौज के हक के अंदर बैलेंस करने की कोशिश की कि जनाब मैं इमरान खान के लिए नहीं सिर्फ गाता, मैं इधर भी गा रहा हूं। तो उसी गाने के अंदर मजीद शेर शामिल करवाए गए, लेकिन वो इतने मशहूर नहीं हुए। इमरान खान साहब वाला मामला जो है वो बहुत मकबूल हो गया। तो नवाज शरीफ साहब को लाया गया, फार्मूला नाकाम हो गया, इश्तिहार छपवाए गए, फार्मूला नाकाम हो गया। मलकू को चाहिए कि जरा दिल से गाए, मियाँ साहब के लिए बार बार गाए, शायद कोई गाना जो है वो मशहूर हो जाए। असल में जब सौदा ही अच्छा ना हो तो बिकेगा कैसे। यानी आप जितनी मर्जी अच्छी रेडी रखें, जितना मर्जी अच्छा उसको सजा दें, सफाई सुथराई करें, बड़ा माहौल आप बना दें, उसके ऊपर आपका खाना ही ठीक ना हो तो कौन खाएगा। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ये वो वाला सौदा है जो हुंडी बिकना। और उसकी वजह यह है कि मियाँ साहब ने अपने आसपास इतनी ज्यादा पॉलिश लपेट ली है कि अब गुजरने वाले को भी कुछ और दिखाई नहीं देता। अच्छा जी, इमरान खान साहब से मिलने की इजाजत भी नहीं मिल रही। अब ये सारी चीजें आप इकट्ठी करना कि हुकूमत कितना डर रही है 8 फरवरी के एहतजाज से। ना सिर्फ हुकूमत डर रही है बल्कि एस्टेब्लिशमेंट भी डर रही है, जिन्होंने ये सारा गंद मारा है। यानी फॉर्म 45 के मुताबिक जो असली फॉर्म 45 लेके दौड़ गए थे वो तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे। ये तो फॉर्म 47 जाली उन्होंने जारी करवाए जबरदस्ती आरओ से कह के। और आरओ भी जो है वो इन्होंने अदालतों से लेने की बजाय, जुडिशरी से लेने की बजाय ब्यूरोक्रेट लिए। और अगली दफा तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन में अगर ये जुडिशरी से भी आरओज लेंगे ना, फिर भी इनका काम बन जाएगा। उसकी वजह पता क्या है, जुडिशरी का भी इन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कर दिया है। लेकिन एतजाज अहसन साहब ने एक बात की है, मतलब बीच में उनकी भी बात आ गई। एतजाज अहसन साहब ने यह कहा कि एक वक्त आएगा, और ये बड़े सीनियर लॉयर हैं, ये मुख्तलिफ तहरीकों का हिस्सा भी रहे हैं एतजाज अहसन साहब, और बड़े जीर का आदमी है। तो एतजाज अहसन साहब कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जितने जजेस आ रहे हैं ना, जैसे परवेज मुशर्रफ के दौर में बहुत सारे जजेस आ गए थे, रातों रात ही आ गए थे, पीसीओ जजेस बन के लिस्टें बनी, ये ले आओ, वो आ गया, ये वफादार है, इसको भी कर लो। तो पीसीओ जजेस आ गए थे। तो इनको तशबीह दे रहे हैं एतजाज अहसन साहब, ये जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जजेस आ रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही फारिग हो जाएंगे और निकाले जाएंगे जैसे पीसीओ जजेस निकाल दिए गए थे एहतजाज के नतीजे में, और ये एक दिन निकल जाएंगे। ये एतजाज अहसन साहब ने दावा किया है। बहरहाल इमरान खान साहब से मुलाकातें भी अब नहीं करने दी जा रही। इमरान खान साहब के कारकुनों को या उनके लोगों को या उनके लीडर्स को, नौजवान वहां पे फिर मौजूद थे। मैंने वहां पे देखा सुहेल अफरीदी को, मैंने वहां पे देखा शाहिद खटक को, फैसल चौधरी साहब गए, फैसल चौधरी साहब को भी नहीं मिलने दिया गया, हालांकि वो इमरान खान साहब के वकील हैं। लेकिन अब पहले इंतजार हुसैन पंजूता साहब, क्योंकि वो बाहर आके इमरान खान का पैगाम देते थे, उनको अगवा कर लिया, उनको ज़ुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया, क्या हालत कर दी उनकी। लेकिन वो बंदा बाहर निकला, वो कैसा जबरदस्त आदमी है, वो फिर अपने काम के ऊपर उसी तरह डट के खड़ा है। तो ये लोग हार मानने वाले नहीं है। उसके बाद जनाब नईम पंजूता, वो बाहर आके चीजें बताते थे, उनकी भी मुलाकातें बंद करवा दी। उसके बाद इमरान खान साहब की बहनें जो पैगाम लेकर आती थी, उनको भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बंद कर दिया जेल के अंदर। इमरान खान साहब की एहलिया जो कंप्रोमाइज नहीं कर रही थी सारी पार्टी के दबाव के बावजूद, उनको उठा के दोबारा जेल में बंद कर दिया। अब फैसल चौधरी साहब ने जब बाहर आके हकायक बताना शुरू किए तो जनाब फैसल चौधरी साहब के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। तो फैसल चौधरी साहब का जो है वो काफी गुस्से में वो वहां बोले और उन्होंने इस ज्यादती के ऊपर आवाज उठाई है, जोरदार तरीके से आवाज उठाई, सबको उठानी चाहिए आवाज। ये नौजवान वहां पे खड़े हैं, बहुत सारे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन किसी को भी इमरान खान साहब से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि इन सब की मुलाकातें तय हैं, लेकिन इन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। वजह यह है कि ये सब ये जानते हैं कि इमरान खान साहब से मिलकर जो जाएगा ना, उसको एनर्जी मिल जाएगी, वो मजीद चार्ज हो जाएगा, वो जाके और बंदे इकट्ठे करेगा, लोगों को जाके पैगाम सुनाएगा, और उसके बाद
लोग ज्यादा बड़ी तादाद में निकलेंगे। तो 8 फरवरी को पाकिस्तान में जो भी होने जा रहा है, इससे मौजूदा हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। और लाहौर के जलसे के हवाले से भी इजाजत नहीं मिल रही। लाहौर हाई कोर्ट ने फाइनली ये कह दिया कि जनाब आप इजाजत दें या ना दें, फैसला करें फटाफट, ताकि इनके पास ऑप्शन तो रहे ना अपील में जाने की या कुछ और करने की। तो हाई कोर्ट के अंदर तो मामला जब जाता है लाहौर में, तो अब तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वाला मामला ही है। नए जजेस भी वहां पे लाए जा रहे हैं, जिस तरह से और जिस निज़ाम के तहत लाए जा रहे हैं वो भी आप जानते हैं। जिस तरह सिंध हाई कोर्ट के अंदर जजेस लाए गए, पेशावर में लाए गए, और जिस तरह अब लाहौर में लाए जा रहे हैं, जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ हुआ, ये सारी चीजें बड़ी अजीब हो रही हैं। पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि डिक्टेटर मौजूद नहीं है, यानी सामने दिखाई नहीं दे रहा डिक्टेटर कि जनाब ये डिक्टेटर आ रहा है, ये डिक्टेटर जा रहा है, वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन डिक्टेटरशिप पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ने पीछे से बैठकर कभी इस मुल्क को इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं किया था जितना अब कर रही है। यानी मार्शल लॉ के दौर में भी डिक्टेटर्स को शर्म आती थी जो काम करते हुए, जो इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुक्मरानों से करवा रही है। और मौजूदा हुक्मरान जो है वो अपने मुंह पे गू और गोबर लपेटते जा रहे हैं, अपने ऊपर बदनामी लेते जा रहे हैं, अपना दामन दागदार करते चले जा रहे हैं। ये तारीख लिखी जा रही है। कल को ये कैसे जवाब देंगे आने वाली नस्लों को, जब इनके साथ जोड़ा जाएगा जनाब इन्होंने ये वाली तरमीम की थी, जब जोड़ा जाएगा इन्होंने जनाब ये वाला काम किया था, इन्होंने फौजी अदालतें बनवाई थी, इन्होंने इतने हजार जो है वो सिविलियंस उठा के जेलों में बंद कर दिए थे, इन्होंने इतने झूठे मुकदमात बनाए थे, इन्होंने इतने सहाफी लापता करवा दिए थे जबरी तौर पे, इन्होंने ऐसा जुल्म जबर और फसादियत की कि बेशुमार लोग पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, और इन्होंने सियासी कारकुनों से जबरदस्ती प्रेस का, ये सारे गुनाह नवाज शरीफ, जरदारी, MQM और ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त जत्था बैठा हुआ है ना, ये सारे इनके दामन के ऊपर दाग लग रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं पाकिस्तान अब बाशऊर हो चुका है। पाकिस्तान के नौजवानों को बहुत सारी चीजें अब पता है जिनके बारे में पहले वो तवज्जो नहीं देते थे। तो ये बदनामी इनके गले में पड़ गई है और इन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल लाहौर के जलसे की इजाजत ना भी हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जी कि हमने तो जलसा करना है, ये इजाजत दें या ना दें। जुनैद अकबर साहब ने बताया कि जलसे के इंतजाम के लिए हमने जिस कंपनी को कहा था, यानी जिन्हें हमने वली सन्स को इन्होंने दी थी ये सारे इख्तियारात कि आप जलसा का तैयार करें और स्टेज वगैरह बनाएं, और लाइटिंग का होता है, जनरेटर्स का होता है, ये सारे इंतजाम जलसे के बारे में किए जाते हैं। तो डीजे वली सन्स जिसको स्वाबी जलसे के इंतजाम के हवाले से जिम्मेदारियां दी गई, शेख वकास अकरम ने भी बताया और जुनैद अकबर ने भी बताया कि रात को इसके घर पर छापा मारा गया और पंजाब पुलिस को कह रहे जी वो शर्म कर लें आप, ये आप क्या हरकतें कर रहे हैं, जलसा उन्होंने उधर करना है, यहाँ पे उनके घरों में छापे मार रहे हैं। जुनैद अकबर ने कहा जी अगर मजबूर करेंगे तो फिर हम अपने इस जलसे को एहतजाज के अंदर बदल देंगे, फिर हम किसी और तरीके से आएंगे। तो वो भी साथ साथ हुकूमत को धमकियां लगा रहे हैं जनाब बाद आ जाओ। गंडापुर साहब को भी स्टेटमेंट आ गया 8 फरवरी के हवाले से। गंडापुर ने कहा जी इस दिन यौम सियाम मनाएंगे और भरपूर एहतजाज हम करेंगे। 8 फरवरी को जिस तरह मैंडेट चोरी किया गया, 1971 से पहले भी इसी तरह डाका डाला गया और मुल्क टूट गया। देखिए 1971 की मिसाल सब दे रहे हैं 8 फरवरी को लेकर। जो 1971 में हुआ वो एक बहुत बड़ा डाका था जो पाकिस्तानियों के मैंडेट पे डाला गया, जिसके नतीजे में जो याह्या खान ने अपनी मर्जी के लिए डाला था, तो उसके नतीजे में आप देखें ना क्या हुआ। उसके नतीजे में यह हुआ कि मुल्क ही टूट गया। और 8 फरवरी 2024 को जो डाका डाला गया ये उससे बड़ा डाका है, सीटों का फर्क उससे बहुत ज्यादा है। एक तरफ 17 सीटें जीतने वाले को वज़ीर आज़म बना दिया और 180 सीटें जीतने वालों को दीवार के साथ लगा दिया, और उनकी आधी नशिस्तें छीन भी ली और उनकी मखसूस नशिस्तें उनको दी भी नहीं। यानी 2/3 अक्सरियत से ज्यादा जो पार्टी इलेक्शन जीती है उस पार्टी को आज भी दीवार के साथ लगाया हुआ है। तो इससे बड़ा कोई गुनाह हो नहीं सकता जो पाकिस्तान की तारीख में हुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसने बुज़दिली के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। एक तरफ तो मोहसिन नकवी की गलती ने जो चाइना के सामने बेइज्जती करवाई है कि अब चीन को मनाने के लिए यहां से सदर भी गया, यहां से जाना पड़ा पाकिस्तान से डिप्टी वजीर आजम को, इसहाक डार को, और बाकी लोग भी गए, मोहसिन नकवी भी, ये सारे वहां पे मौजूद हैं। अब एक मोहसिन नकवी की हरकत जो है इसके ऊपर कुछ लोगों का ये दावा है, दावा कर रहे हैं कुछ लोग कि डेलिबरेटली मोहसिन नकवी ने उस मुलाकात में शिरकत की थी। वो सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए करना चाह रहे थे कि देखिए हम आपको राजी करने के लिए एंटी चाइना प्रोग्राम में भी जा सकते हैं। तो चाइना को इस बात के ऊपर बड़ी तशवीश है। और दूसरा वो ये कहते हैं पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी इदारों की जानिब से गफलत है, जिसमें उनके चाइनीज शहरी या जो इनके इंजीनियर्स हैं वो वहां पे मारे जाते हैं, तो उसके ऊपर भी उनको बहुत तशवीश है। तो ये दो मामला के अंदर उनको मनाने के लिए यहाँ से वफद गया है। देखें इन्हें कुछ मिलता है या नहीं मिलता, ये उन्हें मनाकर ही आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। हुकूमत इतनी बुज़दिल है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी नहीं ले पा रही। मैं जरा आपको इनका बयान पढ़ के सुनाता हूँ। एक तो रशिया ने मजम्मत की, चाइना ने मजम्मत की, यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक ने मजम्मत की, दुनिया भर से मजम्मत के बयान आता है। सऊदी अरब ने और दीगर अरब ममालिक ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को जो है वो रद्द कर दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयान पे एक लफ्ज बोलने की जरूरत पाकिस्तान के हुक्मरानों को नहीं हुई। आप देखें ये कैसे बेशर्म लोग हैं और कैसे बुज़दिल लोग हैं कि ये ज़बानी कलामी तो फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। ज़बानी कलामी तो ये लोग कहते हैं कि इसराइल ज़्यादती कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली आकर उनके साथ ये कभी भी खड़े नहीं हो सकते। यानी जो दफ्तर खारजा ने बयान जारी किया था, पहले आपको वो पढ़ के मैं सुना देता हूँ। अच्छा जी, दफ्तर खारजा का बयान, फ़लस्तीन पर कायदे आज़म के दौर से पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है। शफ़कत अली खान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा
कि हमने अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट समेत मुतअद्दिद अमरीकी हुकाम के गजा पर बयानात देखे हैं। जी हमने देखे हैं जी बयानात। गजा पर हमारा अपना एक मौक़िफ़ है। गजा हमारी ब्रीफिंग का बाकायदा हिस्सा रहा है। कायदे आज़म के दौर से हमारी पोजीशन फ़लस्तीन पर वाज़ेह है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने कहा जी कि अवाम की मुंतकली नामुनसिफाना, तकलीफ दे और तशवीशनाक है। गजा से कैदियों की मुंतकली के हवाले से हमारे पास कोई तजवीज़ नहीं आई। फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश के मुताबिक दो रियासती हल के हम हामी हैं। फ़लस्तीनी जो चाहते हैं हम उसकी हमायत करते हैं। बस ख़त्म कहानी। किधर है ट्रंप, किधर है अमेरिका की मजम्मत? कहाँ पे आप कह रहे हैं कि ये हम नहीं होने देंगे या ये नहीं होना चाहिए? यानी एक टके का ये बयान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने से इनकी टांगें कांपती हैं। ये पढ़िए इनकी खुद मुख्तारी। अभी ख्वाजा आसिफ जो है वो तिड़ तिड़ के कह रहे थे कि इमरान खान के बारे में ये होगा, तक लाएंगे तो ये देख लेंगे तो वो देख लेंगे। इनकी कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का रिकॉर्ड तो बिल्कुल चिट्टा है ना, साफ है कि दुनिया में कहीं से कोई बात होगी जवाब देंगे, अमेरिका को कभी जवाब नहीं देंगे। अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कभी खड़ी ना हुई ना होगी, ये बात तो आप खातिर जमा रखें। यानी आप ये देख लें कि आर्मी चीफ इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं देंगे, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं देंगे, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कभी रिकॉर्ड है किसी आर्मी चीफ ने नहीं दी, तो ये कैसे देंगे। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हमें समझ आ रही हैं कि जो लोग ये दावे करते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी बदल गई है फ़लस्तीन और इसराइल को लेकर, तो फिर यहाँ इशारे तो मिल रहे हैं ना। मिसाल के तौर पे कोई भी पाकिस्तान में एहतजाज करता है फ़लस्तीन के हक़ में या इसराइल के खिलाफ, उस पर तशद्दुद होता है, हमला होता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। पीटीवी पर उस तरह से इस मरतबा फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म और जबर के ऊपर कवरेज नहीं की गई जैसे कि हम माजी में देखते रहे हैं। फ़लस्तीन का झंडा उठाना भी पाकिस्तान में एक तरह से एक जुर्म बन गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी हत्ता कि ये कहा, यानी उनके जो अक़वाम मुत्तहिदा के एंटोनियो गुतरेस हैं, उन्होंने भी इसमें स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के मुकाबले में, और उन्होंने इसे गलत और पागलपन करार दिया कि ये चीज़ें नहीं हो सकती। अब सारी दुनिया इसको पागलपन कह रही है, भारत उन्होंने इसको गलत करार दिया। इसराइल भी खड़ा हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के साथ। नेतन्याहू ने कहा जी ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल सही कहा, हम गजा को खाली करवाएंगे, और ये कहने के बाद उन्होंने अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म भी दे दिया कुछ खबरों के मुताबिक। लेकिन पाकिस्तान ने अब तक क्या किया? ना वज़ीर आज़म बोला, ना सदर बोला, ना डिप्टी वज़ीर आज़म बोला, ना वज़ीर दिफा बोला, ना वज़ीर खारजा बोला, ना नवाज शरीफ बोला, ना मरियम नवाज बोली। डोनाल्ड ट्रंप के बयान की मजम्मत करने की इनमें जरूरत नहीं है, आप अंदाजा कर लें। और पिछले दिनों से इन्होंने खप डाली हुई है कि इंज कर देंगे, ऊंच कर देंगे, इनसे कुछ नहीं होना। अमरीकी इमदाद के मामले पर इनकी चीखें निकल रही हैं कि अगर आपने इमदाद बंद की तो यहाँ पे जो अफगान पनाहगज़ीन है उनका क्या बनेगा? अफगान पनाहगज़ीनों के नाम के ऊपर हमने 50 साल तक इमदाद खाई है, और इतनी इमदाद खाई है कि उनको हमने क्या दिया? वो तो यहाँ खुद नौकरियां करते फिरते थे। अफगान पनाहगज़ीनों के नाम के ऊपर पाकिस्तान ने जितनी इमदाद खाई है आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। अमेरिका सिर्फ इसका ऑडिट कर दे ना कि अमरीकी इमदाद जो अफगान पनाहगज़ीनों के लिए दी गई है पाकिस्तान ने वो कहाँ खर्च की है, इसका सिर्फ ऑडिट कर दे तो उनको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में यहाँ पे लोगों ने कितना पैसा खाया है उस इमदाद के नाम के ऊपर। एक और खबर है, खबर नहीं है, बहुत बड़ा इंकशाफ है। साले जाफर साहब जो नॉर्मली एस्टेब्लिशमेंट के वहाँ पे रहते हैं साइड पे, ये वही साहब हैं जिन्होंने जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ वगैरह पे सख्ती आई तो उनके घर के गंदे गंदे किस्से भी निकाल दिए थे। साले जाफर साहब उन्होंने जेल से एक बहुत बड़ी खबर निकाली, बड़ी टॉप क्लास खबर निकाली, जेल से बहुत बड़ा इंकशाफ लेकर आए। उन्होंने कहा सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के मुताबिक इमरान खान ने आर्मी चीफ को कोई खत नहीं लिखा क्योंकि उसके पास कागज और पेंसिल ही नहीं थी। यार ये कौन सी दुनिया में रहते हैं? एक तो इमरान खान कहते हैं ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा इमरान खान कहते हैं ये कोशिश भी नहीं करते। तो ये वाकई बेचारे ऐसे ही लोग हैं। आप अंदाजा करें कि इमरान खान को कागज और पेन चाहिए खत लिखने के लिए, भाई उसके पास लोग आते हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं और वो दिमाग वाले लोग हैं। इमरान खान ने सिर्फ उनको बताना होता है कि करना क्या है और उन्होंने बाहर जाके वो कर देना होता है। तो ये ऐसे होता है। और वो कहते हैं ट्विटर भी इमरान खान इस्तेमाल नहीं कर रहे, जेल के अंदर फोन नहीं जा सकता। भाई इमरान खान साहब का ट्विटर पाकिस्तान के अंदर से इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप जेल के अंदर की बात कर रहे हैं। इस ट्विटर का बोझ या वजन कोई एक शख्स पाकिस्तान में नहीं उठा सकता, चाहे वो जितना मर्जी इनकलाबी हो फिर भी नहीं उठा सकता, वो बंदा ही उठाया जाएगा। तो ये ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से बाहर मौजूद है जहां पे इसका बोझ उठाने वाले भी मौजूद हैं और वो वहां पे इमरान खान साहब का ट्वीट करते हैं। इमरान खान साहब ने ट्वीट के अंदर जो इस्माइली कम्युनिटी है उनके प्रिंस करीम आगा खान साहब के हवाले से ताज़ियत की है, उनकी फैमिली से भी ताज़ियत की है। रूहानी रहनुमा है, उनका इंतकाल हो गया था और उन्होंने कहा जी उनका काम जो है वो बहुत ज़बरदस्त था और उन्होंने कई शोबों में बड़ी ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम दी हैं। पाकिस्तान के एक दोस्त के तौर पे इमरान खान साहब ने कहा, फिर बताया कि कैसे तालीम का शोबा हो, सेहत का शोबा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला हों। वैसे आप अगर जाएँ गिलगित बल्तिस्तान में या हमारे शुमाली इलाका जात में ऊपर चित्राल वगैरह में तो आपको बेशुमार ऐसा काम नज़र आता है जिसका हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वहाँ पर कम्यूनिटी के लिए जो काम किया है प्रिंस करीम आगा खान साहब ने, मरहूम ने, वो वाकई काबिल कदर है। बहुत काम किया उन्होंने वहाँ पे। इमरान खान साहब ने कहा कि दुख की इस घड़ी में इस्माइली बरादरी के हम साथ खड़े हैं। ये जनाब इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया। ये एक और ट्वीट है, अब ये तो जेल से नहीं हुई ना, ये तो बाहर से हुई है और वो इमरान खान साहब की टीम ने की है। नाज़रीन, जो काला कानून लाया गया पाकिस्तान में जिससे अब लोगों को पकड़ा जाएगा, जुल्म किया जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पहुंच गया, हाई कोर्ट के अंदर भी पहुंच गया है। सबसे पहले तो ऑर्डर आना चाहिए कि इसके ऊपर स्टे दिया जाए, क्योंकि सहाफ़ती तंजीमें भी चली गई हैं
اور وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس معاملے کو اٹھا رہی ہیں, اس میں فریق بن رہی ہیں, یہ کیس لگے تو سب سے پہلے اس کے اوپر اسٹے آنا چاہیے کہ یہ کالا قانون یہیں پہ فوراً روک دیا جائے, یہ ظلم روکا جائے, اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ادارہ ایسا بنائیں کہ اس ادارے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ٹرینڈ بھی نہیں ہے, اور وہ 24 گھنٹے میں فیصلہ کر کے کسی بھی بندے کو جیل بھیج دیں, اور پھر وہ بندہ اپیل کرے تو کسی عدالت میں کر ہی نہ سکے, وہ اپیل اس کی ایک مخصوص ٹریبیونل میں لگے جو حکومت نے اپنے بندوں کا بنایا ہوا ہے. اب وہ ٹریبیونل اس کیس کو فکس کرے, چاہے 6 مہینے بعد کرے, چاہے 3 مہینے بعد کرے. اب جب بھی وہ کیس فکس ہوگا, اب ٹریبیونل جو ہے وہ حکومت کا اپنا بنایا ہوا ریٹائر جج ہے اور اپنے بندے ہیں, تو وہ جب دل کرے گا اس بندے کو واپس جیل بھیج دیں گے. یعنی وہ بندہ باہر آ ہی نہیں سکتا جب تک حکومت نہیں چاہے گی. پھر آخری اپیل رہ جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اب کوئی غریب آدمی پکڑا گیا تو بیچارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل کیسے کرے گا, وہاں تو پیسہ لگتا ہے, بڑے وکیل لینے پڑتے ہیں. تو یہ جو ظلم اور جبر کیا گیا ہے یہ قانون نہیں ہے, لا قانونیت کا قانون پاس کیا گیا ہے. تو اس کے خلاف سارے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ سے امید ہے, ویسے تو آئینی بینچ ہی ہے, لیکن امید ہے کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اب جب لوگ اس طرح سے نفرت پھیلاتے ہیں نا, یا اس طرح کا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں, تو اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے مثال کے طور پہ شیخ مجیب کی رہائش کو جلا دیا وہاں پہ بنگلہ دیش کے شہریوں نے. حسینہ واجد اور شیخ مجیب الرحمان, یہ وہی ہے نا حسینہ واجد جو فوج کو کنٹرول کرتی تھی, پولیس کو کنٹرول کرتی تھی, لوگوں کو غدار کہتی تھی, غداریوں کے پرچے کرواتی تھی, لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ کرتی تھی, صحافیوں کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دیتی تھی, اس قسم کے کالے قانون بناتی تھی, نوجوانوں کو ڈنڈے مارتی تھی, تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے وہ اپنا کنٹرول رکھتی تھی. ہر چیز کے اوپر اس نے سیاہ اور سفید پہ کنٹرول کیا ود دی ہیلپ آف اسٹیبلشمنٹ کا, اور اس کا ایک گٹھ جوڑ تھا. جیسے آج کل پاکستان میں ٹک ٹاکرز کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک گٹھ جوڑ ہے نا, جس طرح آج کل پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا ایک گٹھ جوڑ ہے, ملٹری بیکڈ گورنمنٹ, اسی طرح وہاں بنگلہ دیش میں یہ حسینہ واجد کا سیم ماڈل تھا. لیکن اب نفرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ عورت جب وہاں سے فرار ہوئی بنگلہ دیش سے, تو اب باہر جا کے اس نے بنگلہ دیشی عوام کے خلاف جب اسٹیٹمنٹ دیا تو عوام نے غصے میں آ کے اس کا گھر جلا دیا, وہ تصاویر اور یادگار بھی جلا دی, جس کا تعلق شیخ مجیب الرحمان سے تھا, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے شیخ مجیب نے بنگلہ دیش کو آزادی دلوائی تھی. حالانکہ شیخ مجیب تو الیکشن لڑا تھا اور الیکشن جیتا تھا. بنگلہ دیش تو الگ ہوا پاکستان کی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے. اگر ہم وہ حرکتیں نہ کرتے اور ہم عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرتے تو بنگلہ دیش کبھی بھی الگ نہ ہوتا. ناظرین, اور خبریں آپ کو دیتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.